हेलो विद्यार्थियों। आज मैं आपसे आपकी इतिहास के पुस्तक के 5वें अध्याय का पहला पार्ट जो है यात्रियों के नज़रिए, उसके एक हिस्से के बारे में बात करने वाली हूँ। इसके पहले हमने वीडियो पार्ट 1 में अल बरूनी के बारे में बात की थी। आज हम लोग इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इब्न बतूता ये 14वीं शताब्दी में भारत आए थे। 14वीं शताब्दी का मतलब हुआ करीब 1332-1333 में इन्होंने शायद आए हैं। उस समय शुरू की यात्रा, फिर पहुँचे होंगे 32 में या कुछ शुरू किया है, 33 तक पहुँचे होंगे। ये इब्न बतूता उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित मोरक्को के निवासी थे। मैं आप लोगों से चाहूँगी कि आप लोग जो हैं मानचित्र मैप ज़रूर देख लें। उससे आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे मोरक्को है और कहाँ पे भारत, और कैसे आए, कौन कौन से देश गए। तो अगर आप मानचित्र से परिचित हैं तो आपको ज़रा याद रहने में भी आसानी रहेगी। तो ये इनका जन्म तंजीर नाम के स्थान पर हुआ था, और जो इनका परिवार था वहाँ का बड़ा सम्मानित और शिक्षित परिवार था। वो शरिया के लिए विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था। शरिया इस्लामिक कानून को कहते हैं। इब्न बतूता ने बहुत कम उम्र में साहित्य और धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर ली, परंतु उनको पुस्तकों से अधिक यात्रा और यात्रा के अनुभवों पर विश्वास था। उनको लगता था कि यात्रा में जाने से और खुद अनुभव प्राप्त करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय केवल एक पुस्तकीय ज्ञान होना। वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा विश्वास करते थे। तो इस कारण से उन्होंने करीब जब वो 22 वर्ष के हुए तो वो अपना घर छोड़कर अकेले यात्रा के लिए निकल पड़े। मैंने अकेले पर जोर इसलिए दिया, अकेले शब्द पर, क्योंकि जिस समय की हम बात कर रहे हैं 14वीं शताब्दी की, उस समय यात्राएं आज कल की से बिल्कुल भिन्न होती थी। आजकल के आधुनिक काल की तरह उस समय यात्रा के कोई साधन नहीं थे। हवाई जहाज़, रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी का कभी आविष्कार भी नहीं हुआ था। यात्री पैदल ही दूर दूर की यात्राएं करते थे। हाँ, यदि वे संपन्न परिवारों से हुए तो घोड़े, ऊँट आदि से जा सकते थे, और इसीलिए ये यात्राएं बड़ी लंबी लंबी चलती थी। महीनों वर्षों की यात्रा साधारण बात थी। आपको मतलब इस बात से कुछ अंदाज हो जाएगा उस समय की यात्रा का कि सिंध से, जो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में था और अब पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध से दिल्ली आने में 50 दिन लगते थे। मुल्तान, वहाँ से दिल्ली की यात्रा में 40 दिन लगते थे। और दौलताबाद, जो मध्य भारत में है, करीब महाराष्ट्र के पास, उसमें वहाँ से 40 दिन। और ग्वालियर से दिल्ली, जो कि मतलब कितना पास आप समझ सकते हो आप ट्रेन से जाने से, और कुछ तब 10 दिन लगते थे ग्वालियर से दिल्ली आने में भी। क्योंकि इतनी लंबी यात्राएं होती थी और सुरक्षा की भी कुछ खास व्यवस्था नहीं होती थी, इस कारण से लोग ज़्यादातर मिलकर, यानी एक ग्रुप बनाकर, जिसको कारवां कहते हैं, उसमें जाते थे। तो कारवां के कई लाभ थे, जैसे कभी कोई अस्वस्थ हो जाए या लुटेरे हमला कर दें, या कभी रास्ता ही भूल जाए, ढूंढना पड़े, या कभी मौसम ख़राब हो गया, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, मुसीबत हो, तो कहते हैं ना, स्ट्रेंथ इन नंबर्स, ज़्यादा लोग होने से मदद हो जाती है एक दूसरे की। इसी कारण से, हालांकि उस समय तो इब्न बतूता घर से अकेले निकल गए, पर आगे जाके उन्होंने कारवां में यात्रा करना ही पसंद किया। यद्यपि इवन कारवां में भी कोई ज़रूरी नहीं था कि आपकी सुरक्षा ही रहे। विशेष करके जब वो यहाँ भारत में पहुँच गए हैं और मुल्तान से दिल्ली आ रहे थे, तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ लुटेरों का, और वो इतना बुरा आक्रमण था कि उसमें इनके कई साथियों की तो जान तक चली गई, और जो जीवित बचे उसमें इब्न बतूता भी एक थे, वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। खैर, तब भी वो अपने अकेले घर से
ये सब मुश्किलें थी उस समय की, तभी इब्न बतूता जो थे अपने घर से निकल गए यात्रा के लिए 22 वर्ष की उम्र में। और ऐसे निकल गए, उनके अपने शब्दों में जो उन्होंने कहा है वो ऐसे निकल गए हैं जैसे घोंसले से पक्षी उड़ जाता है। जैसे छोटा चिड़िया का बच्चा जब उड़ना सीख जाता है तो अपना घोंसला छोड़ के चला जाता है, तो कहते हैं उस तरह से इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया, अपने सब प्रियजनों को छोड़ के चले गए। लेकिन वो जब वो निकले घर से बाहर तो सीधे भारत नहीं आए। भारत आने से पहले करीब 8-9 वर्ष तक उन्होंने और कई जगह घूमते रहे। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि वो रास्ते में पड़ती थी। एक तो उन्होंने मक्का की तीर्थ यात्रा की जो सऊदी अरेबिया में है, और पूर्वी अफ्रीका के व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा की। इसके अतिरिक्त वे एशिया के कई देश और थोड़ा थोड़ा मतलब रास्ते में ही थे, जैसे सीरिया, इराक, फारस, यमन, ये सब होते हुए आए वो भारत। फारस में बता दूं आपको, ये ईरान का पुराना नाम है। 1935 में इसके नाम को बदल दिया गया और अब ईरान बोलते हैं। दिल्ली में उस समय मोहम्मद बिन तुगलक शासक था, और इब्न बतूता ने उसका नाम सुना हुआ था कि वो साहित्य और कला का संरक्षक है। तो इससे आकर्षित होकर वो मध्य एशिया के स्थल मार्ग से, जैसे मैंने बताया कि लैंड से आए थे, वो समुद्र से नहीं आए थे, ज़मीन के रास्ते पे चल के, और जैसे भी आए होंगे या घोड़े या ऊँट जो भी लेके हुआ कर, वो 1333 में सिंध पहुँचे। वहाँ से वो मुल्तान और उच्च के रास्ते दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में पहुंचकर सुल्तान से मिले, और सुल्तान उनकी विद्वता से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। काजी मतलब समझिए न्यायाधीश। वो कई वर्षों तक इस पद पर कार्य करते रहे। उसके बाद सुल्तान और उनके बीच में कुछ गलतफहमी हो गई, जिसके चलते सुल्तान ने उन्हें जेल में डाल दिया। फिर कुछ समय के बाद जब गलतफहमी दूर होने के बाद उन्हें पुनः राजकीय सेवा में रख लिया गया। 1342 में सुल्तान ने उन्हें चीन के मंगोल शासक के पास अपना राजदूत बनकर जाने का आदेश दिया। अपनी जो उनकी नई नियुक्ति मिली, उसको मिलने पर इब्न बतूता मध्य भारत से मलाबार तट की ओर से निकले। तो पहले तो वो मालदीव्स गए, और मालदीव्स में जाकर रुक गए कुछ समय तक। वहाँ पर वो करीब 1.5 वर्ष रहे। वहाँ की सरकार ने भी उनको काजी बना दिया था, और वो वहाँ पे रहे कुछ समय तक। उसके बाद भी वो सीधे चीन न जाकर थोड़ा से पहले वो श्रीलंका गए, बंगाल, असम, मलाबार तट, मालदीव वो 2 बार गए। इन सब के बाद फिर से एक बार मालदीव्स गए। इस सब के बाद वो जहाज़ से सुमात्रा गए। सुमात्रा आपको जैसा पता ही होगा, इंडोनेशिया का एक बड़ा आइलैंड है, द्वीप है। और फिर आखिरकार करके वो चीनी बंदरगाह जैतून पहुँचे, जिसको आजकल क्वांचू कहते हैं। वहाँ पहुँच कर उन्होंने चीन की भी पूरी यात्रा की। बीजिंग भी गए, परंतु वहाँ अधिक समय तक रुके नहीं, और वहाँ से उन्होंने फिर मोरक्को लौटने का निश्चय कर लिया अपने घर। चीन के विषय में भी उन्होंने अपना वृत्तांत लिखा है, और इनफैक्ट उसकी जो तुलना है वो मार्को पोलो के वृत्तांत से की जाती है। मार्को पोलो एक 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और भारत आए थे। ये इटली के रहने वाले थे, वहाँ के यात्री थे। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जैसे मतलब 30 वर्ष तक तो ये घूमते रहे, और सारा भ्रमण करने के बाद इनकी जो अपनी पूरी जिज्ञासा पूरी हो गई, तो ये अपने घर पहुँचे। जब मोरक्को वापस पहुँचे तो वहाँ के शासक ने ये आदेश दिया कि इब्न बतूता अपनी यात्रा के दौरान देखे गए शहरों का तथा रोचक घटनाओं का एक वृत्तांत लिखवाएं, और वे जिन शासकों से, साहित्यकारों से, धार्मिक संतों से मिले हैं उनके विषय में भी बताएं। और इस कार्य के लिए एक व्यक्ति इब्न जुज़ाई को नियुक्त किया गया। फिर उन्होंने लिखवाना शुरू किया, ये सारा बता रहे उन्होंने, और इब्न जुज़ाई ने सारा लिखा। इब्न जुज़ाई इस कथानक की प्रस्तावना में लिखते हैं, तदनुसार मतलब जैसा शासक ने कहा था,
तदनुसार उन्होंने इन सभी विषयों पर एक कथानक लिखवाया, जिसने मस्तिष्क को मनोरंजन तथा कान और आँख को प्रसन्नता दी। साथ ही उन्होंने कई प्रकार के असाधारण विवरण भी दिए। तो ये इस तरह से पूरा लिखा गया, और उसमें जो जो चीज़ें उन्होंने नहीं देखी थी और जैसा था, जो कि कहा गया था जैसा, सब उन्होंने लिखाया गया। तो ये उनका यात्रा वृत्तांत रहा, जिसको रिहला कहते हैं। तो इब्न बतूता ने जो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में लिखा है उसमें, रिहला में, उसमें एक चीज़ है भारतीय शहरों के बारे में। इस भारतीय उपमहाद्वीप के जब शहरों का विवरण देते हुए वो कहते हैं कि यहाँ के शहर घनी आबादी वाले और समृद्ध थे। केवल युद्ध और अभियान के समय वहाँ विध्वंस होता था। युद्ध के समय तो वीकेंड मतलब हम समझ सकते हैं कि होता ही है, और अदर, लेकिन नहीं तो वो काफ़ी समृद्ध और अच्छे शहर थे। जिन लोगों के पास आगे बढ़ने की इच्छा या कोई कौशल हो, मतलब लोगों के पास आगे बढ़ने के अवसर होते थे, लोग उन्नति कर सकते थे। और कहते हैं ज़्यादातर शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें और चमक दमक वाले बाजार होते थे, जो तरह तरह की वस्तुओं से भरे रहते थे। दिल्ली के विषय में, क्योंकि राजधानी थी, तो उन्होंने विशेष करके लिखा है। दिल्ली को उस समय के ग्रंथों में दिल्ली नाम दिया गया है, और इनका कहना है कि दिल्ली उस समय का सबसे बड़ा और विशाल आबादी वाला शहर था। जो दूसरा शहर करीब करीब दिल्ली के जैसा था वो था दौलताबाद, जो आकार में दिल्ली को चुनौती देता था, हो सकता थोड़ा बड़ा या कुछ हो, मतलब या उसके करीब करीब बराबर रहा होगा। दिल्ली का वर्णन जो उन्होंने किया है, वो जो एक दिल्ली के चारों तरफ एक दीवार थी जिसको कहते हैं प्राचीर, तो उसका उन्होंने अच्छा सा वर्णन किया है। ये आप अपनी पुस्तक में देख सकते हो, जो आपका इस अध्याय का स्रोत नंबर 8 है, उसमें काफ़ी डिटेल में दिया है। फिर मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि उन्होंने बताया कि दिल्ली के चारों ओर एक प्राचीर है जिसकी चौड़ाई 11 हाथ का मतलब हुआ करीब 18 फीट कुछ इंच, 18 फुट 6 इंच से कुछ कम चौड़ी दीवार थी। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी सी दीवार रही होगी वो। और उसके अंदर, क्योंकि इतनी चौड़ी दीवार थी, बीच बीच में द्वारपालक और रक्षकों के लिए कमरे बने हुए थे। इसके अतिरिक्त उसमें कई जगहों पर भंडार गृह बने थे, और जिनमें तो खाद्य सामग्री रखी जाती थी, और दूसरा हथियार, प्रक्षेपास्त्र और इनसे आक्रमण से और युद्ध से संबंधित सामान, ये सब रखा होता था उसमें। कभी घेराबंदी करने के लिए कुछ जो भी मशीन जैसी होती होगी वो सब भी रखी जाती थी उन चीज़ों में। और इसके अलावा उसमें 28 द्वार थे जिनको दरवाज़ा कहते थे, जो एक बुलंद दरवाज़ा था, या क्या नाम है मुझे, बुलंद नहीं, बदायूं दरवाज़ा था, जो कहते हैं सबसे बड़ा था। एक गुल दरवाज़ा था जिसके पास बहुत बड़ा सा बगीचा था। इसी तरह से, नहीं, गुल दरवाजे के पास में एक फलों का बगीचा था, हाँ। और एक मांडवी नाम का दरवाज़ा था जिसके पास अनाज मंडी थी। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी विस्तार में बताया है उस दिल्ली के विषय में और दिल्ली की प्राचीर के विषय में। प्राचीर के अंदर की ओर जो गार्ड्स होते होंगे, जिनको क्या कहेंगे, द्वारपाल, ये लोग द्वारपाल और रक्षक, द्वारपाल और पहरेदार, ये घोड़ों पर या पैदल ही अंदर की तरफ दीवार चारों तरफ एक ओर से दूसरी तरफ तक चक्कर काटते रहते थे। ये शहर की रक्षा के लिए करते होंगे। इसके अलावा जो दीवार के बारे में उन्होंने बताया है कि जो निचला भाग था वो पूरा पत्थर से बना हुआ था, ऊपर का हिस्सा ईंटों से बना था। दिल्ली का और भी कुछ उन्होंने किया कि अच्छा कब्रगाह भी है, सब कुछ अगर आप चाहेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे, यही सारी बातें लिखी है। पर जो सोर्स नंबर 8 जो है, स्रोत 8, उसमें आपको इसका एक सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये पेज 127 में है मेरी पुस्तक में, तो आपके में भी शायद यही होगा। इसके अलावा शहर के अलावा इब्न बतूता ने बाज़ारों का भी विशेष वर्णन लिखा।
वो कहते हैं कि जो बाज़ार थे उस समय वहाँ के शहरों के, वो केवल आर्थिक विनिमय के स्थान नहीं थे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका हुआ कि केवल खरीद फरोख्त के स्थान नहीं थे। ये नहीं कि खाली लोग कुछ खरीदने या बेचने ही जाते हों, बाज़ार में और भी चीज़ें होती थी। तो वो जो है ना, जैसे कि जो एक शहर के जो सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं उनका केंद्र था। जैसे कि हर बाज़ार में कहते हैं एक मंदिर होता था और एक मस्जिद होता था। अधिकांशतः बाज़ारों में, उन्होंने कहा सब में तो नहीं, पर कहा अधिकांश में, ज़्यादातर बाज़ारों में ऐसा होता था। और कुछ कुछ बाज़ारों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए स्थान होता था, जैसे संगीतकारों के लिए, नर्तकों के लिए, गायकों के लिए उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करने के लिए स्थान निर्धारित होते थे, जहाँ पे वो लोग ये कार्यक्रम कर सकते थे और लोग देख सकते थे, उनको सुन सकते थे। क्योंकि शहर इतने समृद्ध थे, तो कुछ इतिहासकारों का कहना है कि शायद ये इतनी संपत्ति का बड़ा भाग वो लोग गाँव से अधिग्रहण कर लेते थे। उनका जो भी सरप्लस होता होगा, उनका अधिशेष होता था कुछ, उसको ले लेते थे। उनकी समृद्धि में से इधर आ जाता था हिस्सा। शायद गाँव को इतना नहीं मिल पाता होगा, तो जो समृद्धि गाँव में ऐसी नहीं दिखती होगी जो शहरों में दिखती थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने दौलताबाद के बाज़ार का भी विवरण बताया है उसके बारे में। वो कहते हैं कि एक बहुत ही सुंदर और विशाल बाज़ार है दौलताबाद में, और उसका नाम था ताराबाद। इस बाज़ार में वो कहते हैं संगीत और नृत्य के लिए एक निर्धारित स्थान था। और यहाँ भी वो काफ़ी थोड़ा विवरण देते हैं डिटेल में कि वो कैसे था, कहाँ था, दुकानें कैसी होती थी। तो ये भी आपको इसी सोर्स में ही मिल जाएगा आपको। एक सेकेंड, कौन सा है? हाँ, ये स्रोत 9 है, इसमें मिल जाएगा ये सारा डिटेल। क्योंकि इतना बताने का कुछ मुझे खास मतलब नहीं समझ में आ रहा कि वो दुकान कैसी थी और कालीन कहाँ होता था, तो आप पढ़ लो अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो। और इसके शहरों के अलावा उन्होंने बताया कृषि के विषय में। इब्न बतूता कहते हैं कि यहाँ की ज़मीन इतनी उपजाऊ थी कि किसान वर्ष में 2-2 फसलें उगा लेते थे। इसके अतिरिक्त व्यापार और वाणिज्य की भी बात की उन्होंने। उनका कहना है कि भारतीय उपमहाद्वीप व्यापार और वाणिज्य के लिए अंतर एशियाई तंत्रों से खूब जुड़ा हुआ था। अर्थात एशिया के सारे डिफरेंट पार्ट से जुड़ा हुआ था। उसमें से सारा व्यापार में कहीं से बेचता होगा, कहीं पर सामान बिकता था, कहीं से आता था, आयात निर्यात होता होगा। और दक्षिण पूर्व एशिया एवं मध्य एशिया, सो मतलब भारत के पूर्व और पश्चिम दोनों ओर भारतीय माल की वस्तुओं की बहुत मांग थी। और भारतीय कपड़ों की तो विशेष मांग थी, जैसे सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी, साटन आदि। इसकी वजह से, क्योंकि इसकी इतनी मांग थी और ये चीज़ें जाती थी, निर्यात होती थी, और जाहिर है उससे फिर आमदनी होती थी अच्छी, तो इसके फलस्वरूप भारतीय शिल्पकारों को और व्यापारियों को भारी लाभ होता था। और महीन जो मलमल है, वो तो बाद में भी हम लोगों ने सुना है कि बहुत ही प्रसिद्ध थी भारत की मलमल। तो ये भी कहते हैं कि महीन मलमल की कुछ किस्में तो इतनी महंगी होती थी कि उन्हें केवल बहुत ही धनाढ्य, बहुत ही अमीर लोग पहन सकते थे। अच्छा, ये व्यापार का तो था ही, कनेक्शन तो था और सब कुछ बनता भी था चीज़ें भारत में। एक अच्छी बात ये भी थी कि व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष ध्यान देता था और ये उपाय भी करता था। जैसे सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय तथा विश्राम गृह स्थापित किए हुए थे, ताकि लोग आ जा सकें एक जगह से दूसरी जगह। तो आप सोच सकते हो ना, ये सब अगर व्यापार करना है तो ये सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरी होगी। कहीं से माल लेके आना है, जाना है, तो अगर रास्ते नहीं होंगे तो लोग कैसे करेंगे ये सब। तो रास्ते, और क्योंकि यात्राएं लंबी लंबी होती थी, इसलिए रास्ते में सराय तथा विश्राम गृह स्थापित किए थे सरकार ने, शासन ने। इसके अतिरिक्त
संचार की भी एक बड़ी अनूठी प्रणाली बताई उन्होंने। संचार मीन्स कम्युनिकेशन, इधर से उधर जाना, समाचार सूचना जाना, आना जाना, पत्र जाना, संदेश जाना। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि उस समय दो तरह से दो प्रणालियाँ चलती थी। एक तो अश्वडाक कहलाता था। अश्वडाक मीन्स मतलब घोड़ों पर जाना। तो ये राजकीय घोड़े होते थे और जिन पर डाक जाती थी एक जगह से दूसरी जगह के लिए। तो इसके और दूसरा तरीका था वो था पैदल डाक। पैदल डाक में जो संदेश वाहक होता था वो पत्र लेके दौड़ के जाते थे। तो लेकिन इतनी दूर कैसे दौड़ के जा सकते हैं, तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया हुआ था। वो क्या था, घोड़ों के लिए भी, अश्वडाक के लिए भी ऐसा ही था, लेकिन उनका था कि हर 4 मील के बाद घोड़े बदल दिए जाते थे। और तो वहाँ से नए घोड़े, क्योंकि 4 मील तक तेज़ दौड़ के गया घोड़ा थक जाएगा, उसको छोड़ के नया घोड़े को ले लिया जो उस समय ताज़ा बैठा हुआ है, थका नहीं है, ताकि वो पूरी तेज़ी से दौड़ सके। और हर 4-4 मील पे घोड़े बदल जाते थे। जो पैदल डाक थी उसमें क्या होता था कि 1 मील के तिहाई भाग में, जिसको दावा कहते हैं, वो जगह रुक जाते थे, वहाँ तक दौड़ के जाता था एक आदमी। और जैसे गांव भी होते थे, गांव के बाहर 3 मंडप बने होते थे जिसमें दूसरे संदेश वाहक तैयार बैठे रहते थे। हर संदेश वाहक के हाथ में 2-2 हाथ की एक छड़ी होती थी, जिसे उसे अपने एक हाथ में पकड़ना होता था। एक हाथ में पत्र वगैरह रखना, दूसरे में ये छड़ी पकड़ना। और इस छड़ी के ऊपरी भाग में तांबे की घंटियाँ बंधी होती थी। तो जब वो संदेश वाहक दौड़ता था तो ये घंटियों की आवाज़ होती थी। जो मंदिर में तैयार बैठे होते थे, मंदिर नहीं कह रही हूँ, मंडप में, गांव के बाहर मंडप में जो दूसरे संदेश वाहक तैयार बैठे होते थे, वो जैसे ही घंटी की आवाज़ दूर से सुनते थे, उन्हें पता चल जाता था कि वो आ रहे हैं, और वो फ़ौरन एकदम उठ के तैयार मिलते थे उनको। और जैसे ही ये एक संदेश वाहक वहाँ पहुँचा, उसके हाथ से उन्होंने पत्र लिए और दौड़ना शुरू कर दिया। और दौड़ते भी बिल्कुल जितना अपनी क्षमता होती थी, जितना तेज़ दौड़ सकते थे उतना तेज़ दौड़ते थे। तो इस वजह से ये बहुत ही, जो कि जैसे जो अश्वडाक थी उससे भी जल्दी पैदल वाले पहुंच जाते थे, क्योंकि जल्दी जल्दी तेज बदलते रहते थे। जो वाहक थे, दौड़ते थे, जो संदेश वाहक, उनको बदल दिया जाता था तो सब बहुत तेज़ी से दौड़ते थे और बहुत जल्दी पहुंच जाते थे। तो ये तो हुआ। और इसमें भी हालांकि मैंने आपको बता भी दिया है, लेकिन आप देखना चाहो तो अपने आप की पुस्तक में ये स्रोत 10 में है, पेज 129 में। इसके अलावा उन्होंने जो और भी इब्न बतूता ने एक चीज़ खास बताई थी, वो महिलाओं के विषय में, महिलाओं के लिए और दासियों के विषय में, श्रमिक इनके। इन एक्चुअली सभी यात्रियों ने करीब करीब ये वर्णन किया है, इन्होंने भी किया है कि ये जब यात्री उपमहाद्वीप में जो महिलाओं की स्थिति के विषय में ज़रूर जिक्र करते थे, जो उन्हें कुछ अलग लगता होगा और जगह से। एक चीज़ जो उन्होंने बताई बतूता ने, कि उस समय दासियाँ किसी भी सामान्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे। बहुत ही दुख की बात है, पर और बहुत ही अच्छा है कि अब हम ये सारी प्रथा बहुत पहले ही ख़त्म हो गई। पर उस समय में हाँ, इस तरह से वो लोग बाज़ार में बेचे जाते थे जैसे कोई वस्तु हो। इब्न बतूता ने स्वयं कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए जब भेंट खरीदी तो ऊँट, घोड़े और दास खरीदे थे। मुल्तान के गवर्नर के लिए उन्होंने किशमिश, बादाम, एक दास और एक घोड़ा ये खरीदा था। तो ये उस तरह के उस समय भेंट दिए जाते होंगे। लेकिन घोड़ा और वो ठीक है, लेकिन मनुष्य भी जो दासियाँ होते थे उनको भी उसी तरह से उनका बर्ताव किया जाता था, उसी तरह से ट्रीट किए जाते थे। इन दासियों में भी वैसे भेद होता था, सारे एक तरह के नहीं होते थे। हम सोच सकते हैं कि जैसे आजकल कुछ काम आते हैं, कुछ को नहीं आते हैं, इस तरह से। तो जो
सुल्तान की दासियाँ थीं विशेष करके, वो संगीत और गायन में भी निपुण होती थी। इब्न बतूता बताते हैं कि उन्होंने सुल्तान की बहन का विवाह का उत्सव उन्होंने लिया था हिस्सा उसमें, और उसमें उन्हें बड़ा आनंद आया था दासियों ने जो अपना कार्यक्रम दिखाया गायन का और नृत्य का। इसके अतिरिक्त ये दासियाँ एक और कार्य के लिए भी यूज़ करते थे, एटलीस्ट जो सुल्तान करते थे उसको। क्या होता था, वो अपने हर छोटे बड़े अमीर को, अमीर मतलब जो नोबल मैन या मिनिस्टर जैसे जो होते होंगे उनको मिनिस्टर सेक्रेटरीज ये सब कह सकते हो ना, उनके घरों में हर एक के घर में एक दास या दासी सुल्तान भी रखवाते थे। और ये लोग आप कह सकते हो जासूसी करवाते थे या मुखबिरी जिसको कहते हैं, कि वहाँ की बात सुन के फिर सुल्तान के पास सूचना भेज देते थे। और कुछ दासियाँ सफाई कर्मचारी की रूप में भी नियुक्त होती थी, जो घर में बिना बताए दाखिल हो जाती थी और दास दासियों से सूचना आदान प्रदान कर लेती थी। और अच्छा, एक और बात जो आप सोचोगे कि कौन होती थी, कौन सी महिलाएं या कौन से पुरुष होते होंगे जो दास बनते थे, दासियां बनते थे ऐसे, तो ये लोग अधिकांशतः युद्ध, क्योंकि उन दिनों युद्ध बहुत हुआ करते थे, तो युद्ध और अभियान के दौरान में जब जहाँ कहीं जाते थे, आक्रमण करते थे, तो वहाँ से बलपूर्वक ले आते थे और फिर बेच दिया जाता था। तो ये तो हुआ इब्न बतूता का विवरण, हम लोगों ने पूरा किया भी, और मुझे लगता है इसमें आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। हम लोगों ने शुरू में बताया कि मोरक्को में का रहने वाला था, मतलब रहने वाले थे, और मोरक्को में टैंजियस में इनका जन्म हुआ था। एक शिक्षित परिवार से, सम्मानित और शिक्षित परिवार में इन्होंने बहुत जल्दी सब साहित्य और सब जो भी उनकी शिक्षा प्राप्त कर ली थी, और 22 वर्ष की उम्र में ही घर छोड़कर यात्रा के लिए अकेले निकल पड़े थे। वो मक्का गए और सारे पूर्वी अफ्रीका के बंदरगाह की यात्रा करने के अलावा सीरिया, इराक, फारस, यमन आदि होते हुए फिर वो भारत पहुँचे हैं करीब आई थिंक 1333 में। और यहाँ पे उनको वो सुल्तान बहुत उनसे प्रभावित थे, उनको काजी बना दिया था। बाद में फिर चीन में जो मंगोल शासक था उनके लिए अपना दूत बनाकर भेजा, लेकिन ये वहाँ पे रहे नहीं। ये काफ़ी और भ्रमण करते हुए गए, लेकिन पहुँचे चीन, वहाँ पे भी भ्रमण किया, लेकिन बीजिंग भी गए, लेकिन फिर ज़्यादा समय रुके नहीं, उसके बाद फिर वहाँ से लौट गए। हो सकता है रूस भी गए हों, लेकिन हम लोगों को उसकी पूरी जानकारी नहीं है, पर बाकी सारे देश तो ये गए थे। तो और हम लोगों ने पढ़ लिया भारत, मालदीव, श्रीलंका, चीन, ये सब इतनी जगह गए। और जब वापस पहुँचे तो वहाँ के शासक ने इनसे कहा कि सारा वर्णन बता दो, जो जो देखा, जो सुना। एक चीज़ और इन्होंने, जैसे एग्जाम्पल है कि जो चीज़ें इन्हें असामान्य लगी उसके बारे में बताया। एक इन्होंने जो इंटरेस्टिंग लग सकता है आपको, इन्होंने नारियल नहीं देखा था, तो नारियल के बारे में काफ़ी डिस्क्रिप्शन दिया है, वर्णन दिया है कि वो इंसान के सर जैसा दिखता था उनको, जिसमें उसमें लगता था जैसे 2 आँखें बनी हुई हों, और जो उसके रेशे होते थे वो सर के बाल होते हैं। इसी तरह से पान का भी एक उन्होंने बड़ा वर्णन किया, और कि वो अंगूर के बेल जैसे उसकी होती है, और खाली पत्ते होते हैं, फल नहीं होते हैं, और उस सुपारी के साथ उसको खाया जाता है। तो इसके सब उन्होंने चित्र बना के फिर बताए, क्योंकि नहीं तो लोगों को वहाँ समझ में नहीं आता कि कैसी क्या चीज़ देख के आए हैं ये। और इसके अलावा उन्होंने इनके रिहला में शहरों का है विवरण, बाज़ार का, कृषि का, व्यापार, वहाँ महिलाओं और दासियों का भी, दासियों का भी। तो ये सारा कुछ हमने किया है आज। तो आशा है आपको सब समझ में आ गया होगा। अब आज का ये पाठ यहीं तक। अगली बार फिर मैं तीसरे यात्री फ्रांसवा बर्नियर के बारे में लेकर आपके पास आऊँगी। थैंक यू।